This lecture we will continue about the geothermal energy and we will discuss about the geothermal power plants. The classification of geothermal reservoirs. Geothermal reservoir मतलब धरती के नीचे अर्थ के अंदर जो रिजर्वायर्स बने हुए हैं एनर्जी की, तो मतलब उसमें एनर्जी कितनी हाइट कितनी गहराई में है, वो कितनी डेप्थ में है, किस तरह की एनर्जी वहां पे है, उसके बेसिस पे जो जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर जहां पे भी है उनको जो जैसे हाइड्रोथर्मल फील्ड बोलते हैं या जियोथर्मल रिजर्वायर बोलते हैं उनको, तो उनका क्लासिफिकेशन है और उसी के बेसिस पे जो पावर प्लांट्स हैं वो भी क्लासिफाई होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो रिजर्वायर है वो है हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर। ठीक है, हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर। ये जो हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है ड्राई स्टीम फील्ड्स, जो हाइड्रोथर्मल फील्ड है वो ड्राई स्टीम फील्ड, और दूसरा है वेट स्टीम फील्ड। ड्राई स्टीम फील्ड का मतलब ये है कि वो जो रिजर्वायर है वहां पे हम वेल करके अगर वहां से वर्किंग फ्लूइड को लेके आ रहे हैं तो वो वर्किंग फ्लूइड कैसा होगा, ड्राई स्टीम होगा। ड्राई ड्राई स्टीम का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम टीएस डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, तो इस टीएस डायग्राम में अगर हम वाटर को हीट ट्रांसफर करते हैं तो ये पहले कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर उसका फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उसके बाद फिर सुपर हीटेड स्टेट में वो चला जाता है। तो ये वाली जो लाइन होती है, इधर वाली इस लाइन पे अगर स्टीम यहाँ पे आती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड स्टीम, और इस लाइन पे आती है तो सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ड्राई सैचुरेटेड का मतलब ये है कि वो अपने या तो इस लाइन पे है या फिर इस लाइन से राइट साइड में है, यानी कि सुपर हीटेड रीजन में है। ठीक है, वेपर डोमिनेटेड है वो, मतलब उसमें ज्यादातर जो पार्ट है वो वेपर का है, मतलब या तो इस पॉइंट पे है या इसके आसपास में कहीं इस रीजन में कहीं पे वो उसका जो टेम्परेचर है वो इस रीजन में कहीं पे होगा। तो वेपर डोमिनेटेड है, ड्राई स्टीम वहां से सीधे सीधे आपको मिल रही है जिसको डायरेक्टली आप पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं वेट स्टीम फील्ड। वेट स्टीम मतलब लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, यानी कि वो इस वाले फेज में है। ठीक है, वेट स्टीम का मतलब होता है कि वो इस वेपर डोम के अंदर वाले फेज में है जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्जन है, और ये जो होते हैं वो लिक्विड डोमिनेटेड होते हैं, मतलब इसमें जो है वो लिक्विड की परसेंटेज ज्यादा होती है। वेपर डोमिनेटेड का मतलब जो ड्राइनेस फ्रिक्शन एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी आपकी पॉइंट 0.9 से, 0.9 से ज्यादा होगी। तो उसमें वेपर डोम या तो 0.9 से ज्यादा का मतलब 1 भी हो सकती है, और 1 से ज्यादा मतलब सैचुरेटेड स्टेज में सुपर हीटेड स्टेट में भी हो सकता है, या फिर अगर वो इस वेपर डोम के अंदर वाले स्टेज में भी है तो 0.9 से ज्यादा ही, मतलब उसमें लिक्विड की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें हम सेपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेट स्टीम का मतलब क्या है कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है, 0.5 से कम है, इसका मतलब उसमें लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, तो ये वेट स्टीम फील्ड जो है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हाई टेम्परेचर वेट स्टीम और दूसरा होता है लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम। देखिए अब इसमें क्या है, ये बाइनरी फ्लूइड सिस्टम जो है वो तो पावर प्लांट का टाइप है। ठीक है, ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दो तरीके के होते हैं। अब इसमें वेट स्टीम वाले में जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर वाला जो ये रिजर्वायर है इसमें टेम्परेचर ड्राई स्टीम वाले से भी ज्यादा होता है कभी कभी। लेकिन सवाल ये आता है कि जब कम टेम्परेचर पे यहाँ पे तो ड्राई स्टीम बन गई, पूरी स्टीम कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है फिर भी वेट स्टीम क्यों है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेट स्टीम जहाँ पे ये होती है इसमें हाई टेम्परेचर वाले में प्रेशर ज्यादा होता है। आप इस पे देखेंगे अगर हम ज्यादा प्रेशर पे, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो जो स्टीम में कन्वर्ट नहीं जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखें, तो अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई अगर स्टीम है तो वो 101 डिग्री सेल्सियस पे भी पूरी की पूरी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बोल सकते हैं। 1 बार पे 101 डिग्री सेल्सियस पे भी। लेकिन अगर प्रेशर जो है वो 2 बार या 3 बार है तो फिर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होगा तब भी वो लिक्विड डोमिनेटेड रहेगा, उसमें लिक्विड ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट उस प्रेशर के हिसाब से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और उस प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर होने के बाद भी ये जो रिजर्वायर है वहां पे वेट स्टीम ही निकलती है, मतलब लिक्विड ज्यादा रहता है उसमें और वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम रहता है। तो जो हाई टेम्परेचर वाला है उसमें तो हम एक सेपरेटर लगा के स्टीम को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लो टेम्परेचर वाले में फिर हम क्या करते हैं, बाइनरी फ्लूइड, बाइनरी का मतलब टू फ्लूइड, तो दूसरे एक फ्लूइड से हम इसमें पावर प्लांट को रन कराते हैं। तो ये तो हो गए हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर्स। दूसरे होते हैं
हॉट ड्राई रॉक और पेट्रो जियोथर्मल सिस्टम्स, ये जो है ज्यादा गहराई पे होते हैं, ये अलग टाइप के होते हैं। इसमें हम खुद से बनाते हैं अंदर एक जियोथर्मल रिजर्वायर जो है वो विस्फोट करके, न्यूक्लियर या केमिकल विस्फोट करके उसमें एक रिजर्वायर वहां पे बनाते हैं। और तीसरा होता है जियो प्रेशराइज सिस्टम। तो ये सारे जियोथर्मल रिजर्वायर हैं, उनके ऊपर कैसे पावर प्लांट वर्क करते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर में देखते हैं। जो हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर हैं वो क्या होते हैं। दीज रिजर्वायर्स आर लोकेटेड एट ए शैलो टू मॉडरेट डेप्थ ऑफ 1 to 5 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह के जो रिजर्वायर हैं वो 1 किलोमीटर से लगभग 5 किलोमीटर तक की डेप्थ पे लोकेटेड रहते हैं। वाटर इज हीटेड बाय कांटेक्ट विद द हॉट रॉक एंड हाई प्रेशराइज्ड स्टीम इज जनरेटेड। तो जो वहां पे गर्म जो मोल्टन रॉक्स हैं या जो हॉट रॉक्स हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब करके जो वाटर है वो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। ठीक है। तो थ्री ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर। हाइड्रोथर्मल में दोनों आते हैं, ड्राई भी और वेट वाला। ठीक है। तो दोनों का अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर रेंज रहती है वो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं ड्राई स्टीम वाला जो फील्ड होता है जिसमें वेपर डोमिनेटर रहता है। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो लेस देन 200, मतलब अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहता, इसलिए 200 डिग्री सेल्सियस पे भी जो वाटर है वो लगभग पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में। इसलिए ये वाला जो ड्राई स्टीम वाला जो फील्ड है इसको वेपर डोमिनेटेड बोलते हैं। तो ये देखिए अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस के अंदर कहीं पे जाके ये एक जियोथर्मल वाला जोन है। तो इस जोन में हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके एक वेल बनाएंगे। वेल बनाएंगे, कुआं मतलब वेल बनाएंगे। और उस वेल के थ्रू हम जो है स्टीम को ऊपर लेके आएंगे, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन वेल। जिस वेल से हम इसको लेके आ रहे हैं, स्टीम को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पाइप डाल के जो स्टीम है उसको यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि डेप्थ थोड़ी सी कम है। तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक की जो ड्राई स्टीम है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत जो है वो पार्टिकल्स भी होते हैं, हैवी पार्टिकल्स। तो वो जो हैवी पार्टिकल्स के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। सेंट्रीफ्यूगल का क्या मतलब है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या होता है कि जब हम किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगता है, जब हम रोटेटिंग मोशन में होते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। और क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर में बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ड्रम टाइप का होता है और उसको हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से घुमाते हैं। तो जब उसमें घुमाते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं स्टीम के अंदर वो किनारे पे चले जाते हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। और बाकी जो फिर ड्राई स्टीम बचती है उस ड्राई स्टीम को हम स्टीम टरबाइन पे लेके जाते हैं। तो आगे की जो साइकिल है वो बिल्कुल रैंकाइन साइकिल की तरह ही है। स्टीम टरबाइन पे उस स्टीम से हम वर्क आउटपुट लेते हैं और उसके साथ में एक जनरेटर कनेक्ट रहता है। उस जनरेटर से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ग्रिड पे भेज देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये हम बेस लोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात का कोई चक्कर नहीं है, मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है। 24 आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। जितनी रेटिंग कैपेसिटी का पावर प्लांट बन जाएगा उतनी रेटिंग कैपेसिटी वो हमेशा देता रहेगा। तो जनरेटर से हम इसको ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं, जनरली ग्रिड वाले ही रहते हैं। उसके बाद में क्या है कि कंडेंसर में आके उसको हम कंडेंस कर लेंगे। कूलिंग यहाँ से कोल्ड वाटर, एक कूलिंग टावर होगा, वहां से कोल्ड वाटर आएगा और कोल्ड वाटर इसकी स्टीम इसकी जो एनर्जी है, जो हीट है, वो लेके हॉट वाटर में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। और यहाँ पे जो स्टीम थी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्टीम का यूज कर रहे हैं ना, स्टीम टरबाइन, तो स्टीम का प्रेशर डाउन हो गया है लेकिन अभी भी वो स्टीम फॉर्म में ही है। ठीक है, एक्सपेंशन हो गया है तो उसको कंडेंस करके हम वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका हीट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे फ्लूइड को, जनरली वो भी वाटर ही रहता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक कंडेंसेट पंप के थ्रू जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पंप के थ्रू एक दूसरा गड्ढा खोद के वेल बना के उसको वापस पानी को वहां पे डाल देते हैं। तो इस वाले को बोलते हैं इंजेक्शन वेल। इस वाले वेल को बोलते हैं इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वाटर स्टीम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो में जो अवेलेबल है स्टीम के फॉर्म में जो वाटर है वो बेसिकली क्या है, ग्राउंड वाटर है। और ग्राउंड वाटर अगर हम यहाँ से सिर्फ प्रोडक्शन वेल लेके स्टीम को निकालते रहेंगे तो ग्राउंड वाटर तो खत्म हो जाएगा। ग्राउंड वाटर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा रहेगा। इसलिए अगर हमें अर्थ से हम कुछ निकाल रहे हैं तो वो हमें उसमें फिर यहाँ पे पानी स्टीम के फॉर्म में अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें डालना भी पड़ेगा। तो बेसिकली जो मास है जितना हमने निकाला उतना डाल दिया,
लेकिन जो एनर्जी थी यहाँ पे इस रिजर्वायर में, जो मोल्टन रॉक्स थी या जो हॉट रॉक्स थी, उनसे वो वाटर जो है वो स्टीम ले यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और स्टीम में कन्वर्ट होके इस वेल से निकलता रहता है। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन वेल है ये कहीं अलग होता है और प्रोडक्शन वेल जो है वो अलग होता है। ये दोनों ऐसा नहीं कि यहाँ से इंजेक्शन वेल से ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं ओपन लूप। तो जनरली जो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स में जो लूप यूज होता है, जो साइकिल यूज होती है, वो ओपन ही रहती है। यहाँ पे इंजेक्शन वेल में हम इसको छोड़ देते हैं। और जनरली इंजेक्शन वेल जो है वो प्रोडक्शन वेल से थोड़ा ज्यादा गहरा रहता है, ताकि इन दोनों का कांटेक्ट ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट होने के बाद क्या है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर हल्का होता रहता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए प्रोडक्शन वेल जो है उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रहती है कंपेयर टू द इंजेक्शन वेल, ताकि डायरेक्ट जो है वो जो पानी यहाँ से निकला ऐसा ना हो कि वही इसमें सप्लाई हो जाए। तो इसलिए दोनों की जो डेप्थ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राई स्टीम फील्ड। उसके बाद आते हैं हम वेट स्टीम फील्ड में, जिसमें लिक्विड डोमिनेटेड रहता है। अब ये लिक्विड डोमिनेटेड में क्या है कि यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग इस 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, वहां पे अप टू 200 था, 200 से ज्यादा नहीं होता। और यहाँ पे इस 180 के ज्यादा ही रहता है, हमेशा 180 से कम नहीं होता। ठीक है, तो टेम्परेचर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये लिक्विड डोमिनेटेड है। वेट स्टीम यहाँ से हमें मिलेगी। वेट स्टीम का मतलब क्या है कि मिक्सचर मिलेगा स्टीम का और लिक्विड वाटर का। ठीक है, तो ये अर्थ की सरफेस हो गई। उसी तरीके से हमने एक प्रोडक्शन वेल बना लिया और एक इंजेक्शन वेल बना लिया। ठीक है, इंजेक्शन वेल से पानी को वापस यहाँ पे धकेल देंगे इस रिजर्वायर में, और प्रोडक्शन वेल से जो लिक्विड, जो वेट स्टीम है उसको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, अब वेट स्टीम है, चूंकि यहाँ से वेट स्टीम को हमने निकाला, तो वेट स्टीम को तो हम स्टीम टरबाइन में नहीं सप्लाई कर सकते। क्या होता है, उससे ब्लेड का इरोजन हो जाता है। इसी वजह से तो हम उसमें सुपर हीटिंग करते हैं, इसी वजह से हम उसमें रीहीटिंग करते हैं, जिससे कि ब्लेड का इरोजन ना हो और जो ड्राई स्टीम है वो सप्लाई हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक सेपरेटर लगाएंगे। उस सेपरेटर में क्या होगा, जो पानी है, क्योंकि पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो एक सेपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, जो वेट स्टीम थी उसमें से हम स्टीम वाला जो पोर्शन है उसको अलग निकाल लेंगे, और जो पानी लिक्विड वाला पोर्शन है उसको अलग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जो स्टीम वाला पोर्शन है उसको सप्लाई करेंगे स्टीम टरबाइन को। स्टीम टरबाइन से फिर जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ से बिजली बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड को सप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो स्टीम बचेगी, उसको एक्सपेंशन होने के बाद जो स्टीम बचेगी उसको कंडेंस कर लेंगे कंडेंसर में, और वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो वाटर यहाँ से आ रहा है और इधर जो वाटर था, ये भी दोनों को एक जगह मिला के और इसको इंजेक्शन वेल में वापस से भेज देंगे। और फिर से वही अपनी इंजेक्शन वेल ओपन लूप है, यहाँ पे वो वाटर जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा, जो भी वहाँ पे दरारे वरारे हैं जहाँ पे भी भरा हुआ है अर्थ के अंदर, और वहां से फिर हम इसमें वेट स्टीम को यहाँ से निकालते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो हाई टेम्परेचर वाला जो वेट स्टीम रिजर्वायर है, इस तरीके से, क्योंकि एक टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, भले ही यहाँ पे जो हमें मिल रही है वो वेट स्टीम है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो उसको हम स्टीम को अलग करके उसमें से निकाल के पावर प्लांट को रन करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यही वेट स्टीम का जो सेकंड टाइप है, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में क्या करते हैं, लो टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, 100 से 170 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, स्टीम में कन्वर्ट हुआ नहीं। ठीक है, लो टेम्परेचर की प्रेशर ज्यादा है, स्टीम में कन्वर्ट यहाँ पे हुआ नहीं, तो जो हमें मिल रहा है वो कैसा है, वेट स्टीम है, जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है और ऊपर से टेम्परेचर भी कम है, तो इसको डायरेक्ट यूज करना उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, जो वेट स्टीम हमें लो टेम्परेचर पे मिल रही है उसको प्रोडक्शन वेल से निकाल लेते हैं, और प्रोडक्शन वेल से निकालने के बाद उसको भेज देते हैं एक हीट एक्सचेंजर में, जहां पे ये जो स्टीम हमें वेट स्टीम मिली वो अपनी हीट सप्लाई कर देती है एक दूसरे फ्लूइड को। और ये जो दूसरा फ्लूइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, तो एक दूसरा कम मेल्टिंग पॉइंट का कोई दूसरा फ्लूइड इसमें यूज कर लेते हैं, जैसे कि आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। तो ये जो स्टीम आ रही है वो तो 100 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये जब उसको हीट सप्लाई करेगी, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो पूरी की पूरी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर फेज में कन्वर्ट होने के बाद इसको फिर हम स्टीम बन जाएगी वो, और उसको फिर हम स्टीम टरबाइन पे सप्लाई कर देंगे। स्टीम टरबाइन पे एक्सपेंशन उसका करने के बाद में जनरेटर से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको ग्रिड पे भेज देंगे, और यहां से जो हमें स्टीम मिलेगी, जो वापस स्टीम जा रही होगी, उसको डायरेक्ट कंडेंसर में ना ले जाके एक रीजनरेटर में ले जाते हैं। रीजनरेटर में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि कंडेंस होने के बाद में जो ये आ रही है दूसरी
जो लाइन आ रही है, इसको अपन हीट ट्रांसफर करके उसको फिर से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे तो हीट ट्रांसफर हो गई, वहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो टेम्परेचर डाउन हुआ है कम से कम उसको वेपर फेज तक ले जाने के लिए हम उसको यहाँ पे रीजनरेट, जैसे बेटन साइकिल में हम रीजनरेशन यूज करते हैं, जो हमारा एक्सपेंशन होने के बाद में जो एनर्जी बच जाती है उसको भी हम वर्किंग फ्लूइड को सप्लाई कर देते हैं हीट एडिशन से पहले। तो हीट एडिशन एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, हीट एडिशन से पहले ही हम रीजनरेटर में इसको थोड़ी सी हीट दे देते हैं। ठीक है, तो रीजनरेटर में अपनी हीट देने के बाद वो और ज्यादा कूल हो जाता है, और उसके बाद हम इसको एक कंडेंसर में इसको कंडेंस कर लेते हैं और फिर पंप से वापस रिसर्कुलेट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फ्लूइड सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो दो फ्लूइड यूज हो रहे हैं, एक आइसोब्यूटेन जो कि साइकिल में यूज हो रही है, रंकाइन साइकिल में आइसोब्यूटेन यूज हो रही है, और दूसरा एक हमारा जो वेट स्टीम है जो हम जियोथर्मल फील्ड से लेके आ रहे हैं, जो थर्मल जोन से लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे एनर्जी को इसको आइसोब्यूटेन को ट्रांसफर करके और वापस उसको इंजेक्शन वेल में वापस भेज देते हैं। तो ये जो लो टेम्परेचर वाली जो वेट स्टीम हमें मिली थी उसको हम वाइनरी फ्लूइड सिस्टम के थ्रू यूज कर लेते हैं पावर जनरेशन में। तो ये तो हमारे हो गए जो हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर थे। हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर से हमने कैसे पावर प्लांट में उसको यूज किया, आइदर लो टेम्परेचर, आइदर हाई टेम्परेचर, और आइदर ड्राई स्टीम सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोथर्मल जो रिजर्वायर हैं वहां से एनर्जी को वाटर के थ्रू लेके, अदर ड्राई स्टीम और वेट स्टीम के थ्रू लेके आते हैं और उससे पावर प्लांट को रन करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हॉट ड्राई रॉक, इसको HDR बोलते हैं, हॉट ड्राई रॉक सिस्टम। ठीक है, HDR इसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं दीज रिजर्वायर्स आर artificially created by fracturing deep compact rocks up to the depth of 8 to 15 kilometer by chemical or nuclear explosion for injecting high pressure water। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। पहले गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में नीचे ले जाके कोई बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब या केमिकल बॉम्ब से एक जियोथर्मल रिजर्वायर बनाएंगे, फ्रैक्चरिंग डीप कॉम्पैक्ट रॉक्स को फ्रैक्चर करके एक रिजर्वायर बनाएंगे। ठीक है, उस रिजर्वायर में हम जो है हाई प्रेशर लिक्विड को इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे जो है वो आसपास की जो हॉट रॉक्स हैं और जो मॉल्टन रॉक्स हैं वहां से फिर हीट ट्रांसफर करके इसको प्रोडक्शन वेल से निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन वेल से निकालने के बाद में फिर वही अपना पावर प्लांट में इसको इसको भी बाइनरी फ्लूइड के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम इसको यूज कर लेंगे। द वाटर इज पम्प्ड इनटू द फ्रैक्चर वेल इंजेक्शन वेल। ये वाला जो इंजेक्शन वेल है यहाँ से हम वाटर को पंप कर देते हैं, इस रिजर्वायर में भर देते हैं, और उसके बाद इस रिजर्वायर से, क्योंकि ये जो रिजर्वायर में जो स्टीम है वो लेके आ जाएगा, इंजेक्शन वेल एंड विदड्रॉन फ्रॉम अनदर वेल दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वेल से इसको निकल लेंगे टू एक्सट्रैक्ट हीट जनरेट स्टीम फॉर पावर प्रोडक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी ज्यादा डेप्थ में, वो जो थे वो लगभग 1 से 5 किलोमीटर डेप्थ के लिए थे, और ये जो है लगभग 8 से 15 किलोमीटर के लिए है, जिसमें हम एक्सप्लोजन करके आर्टिफिशियली एक न्यूक्लियर वेल बनाते हैं। ज्यादा डेप्थ पे होता है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने से थोड़ा सा क्या है, सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, अर्थक्वेक वगैरह भी हल्की फुल्की आने लगते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटे रेक्टर स्केल पे 3 या 3.5 तक के जो है अर्थक्वेक भी आने लगते हैं इससे। तो प्रोडक्शन वेल से इसको निकाल के और फिर उसको पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं। तो ये है हॉट ड्राई रॉक सिस्टम जिसपे पावर प्लांट बेस्ड होते हैं। तीसरे होते हैं जियो प्रेशराइज सिस्टम। ठीक है, जियो प्रेशराइज सिस्टम में हम क्या करते हैं, तो दीज सिस्टम आर कंप्राइजेस ऑफ हेवीली कंप्रेस्ड सेडिमेंट्स दैट कंटेन हीट, मेथेन एंड प्रेशराइज्ड हॉट वाटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के जो जियो प्रेशराइज सिस्टम होते हैं, इसमें बेसिकली हमारा जो रिजर्वायर होता है उस रिजर्वायर में हॉट प्रेशराइज्ड वाटर यानी कि स्टीम के साथ में मेथेन भी मिली रहती है, मेथेन गैस मिली रहती है। ठीक है, तो when well is drilled the energy comes out in the form of high pressurized water having temperature about 160 डिग्री सेल्सियस, और उसके पास हीट होती है एंड नेचुरल गैस यानी कि मीथेन होती है विच आर यूजफुल फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन वेल करेंगे, प्रोडक्शन वेल से जो हमें स्टीम मिलेगी उसको बाहर लेके आएंगे, लेकिन उस स्टीम में नेचुरल गैस जो स्टीम है वो मिक्स होगी। तो क्योंकि बहुत ज्यादा जियो प्रेशराइज्ड इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड वाटर यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, और उस प्रेशराइज्ड वाटर में जो है मेथेन मिली हुई है, हाई प्रेशर की वजह से जो मेथेन है उसमें मिक्स है। जैसे प्रेशर डाउन होगा मेथेन वहां से निकल जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर पे जो प्रोडक्शन वेल से हम इसको निकालते हैं उसका पहले ही एक बार एक्सपेंशन कर लेते हैं, इधर किसी टरबाइन में या किसी और डिवाइस में उसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब उसको थोड़ा सा जो प्रेशर है उसका डाउन कर लेते हैं। तो प्रेशर डाउन करेंगे, ठीक है, प्रेशर रिड्यूसिंग टरबाइन एक हमने लगाया है,
या फिर इसमें हम नोजल भी लगा सकते हैं एक्सपेंशन करके, जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उस काइनेटिक एनर्जी को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्सपेंशन टरबाइन लगा देते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग टरबाइन, तो यहाँ से क्या है, प्रेशर इसका कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा तो मीथेन उसमें से सेपरेट हो जाएगी, एक सेपरेटर लगा देंगे। सेपरेटर लगा के जो मीथेन है उसको या तो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई कर देंगे, नेचुरल गैस है, या फिर उसको किसी गैस इंजन में यूज कर लेंगे। तो ये एक अलग साइकिल होगी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी। और सेपरेटर से जो हमने हाई प्रेशर स्टीम को सेपरेट कर लिया अलग, उसको हम रैंकाइन साइकिल में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जियो प्रेशराइज सिस्टम काम करता है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे प्रोडक्शन वेल से हम जो स्टीम निकालते हैं उसमें नेचुरल गैस यानी कि मीथेन जो है वो मिक्स होती है, और उस मीथेन को हम पहले एक्सपेंशन करके सेपरेट कर लेते हैं, उसका अलग यूज कर लेते हैं, और बाकी इसको वर्किंग फ्लूइड को हम उसमें यूज करके बाद में उसको कंडेंस करके वापस इंजेक्शन वेल से वापस अर्थ में भेज देते हैं। तो जियो प्रेशराइज इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पे होता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर पे होने की वजह से इसमें मीथेन जो है वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे जियोथर्मल पावर प्लांट्स जो कि जियोथर्मल एनर्जी पे बेस्ड है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। Some part of condensable gases CO2, H2S, NH3, CH4, N2, hydrogen and radioactive materials are escaped to environment at various points and cause air pollution. तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो है, लेकिन एकदम सोलर की तरह बिल्कुल ग्रीन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा पोल्यूशन होता है, लेकिन ये एयर पोल्यूशन इतना कम है कि सपोज अगर आपको 1 मेगावाट एनर्जी बनाने के लिए कोल पावर प्लांट में आप 1 टन CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 kg रिलीज होगी 1 मेगावाट के लिए। तो एयर पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, सोलर एनर्जी की तरह बिल्कुल क्लीन एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत कम है, इतना कम है कि उसका जो है हम इलाज भी कर सकते हैं, उसको प्रिकॉशन लेके हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बहुत कम इससे जो है वो पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन एंड री इंजेक्शन सैलाइन। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं। वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड लेक्स इज, देखो इसमें क्या होता है, जो पानी है उसमें आर्सेनिक, मरकरी, ये सब भी मिले रहते हैं, तो निकालने के चक्कर में क्या होते हैं, वो लीक हो जाते हैं। अब लीक होने में ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे ग्राउंड वाटर सोर्स में जाके मिल जाए जहां से हम पानी पीने का पानी ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इन सच सिस्टम सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू द ड्रिलिंग ऑफ वेल। ड्रिलिंग ऑफ वेल करेंगे तो सॉइल का थोड़ा सा इरोजन होता है, ये कुछ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कॉजिंग अर्थक्वेक, छोटे मोटे अर्थक्वेक आने लगते हैं। आइसलैंड में एक प्लांट बन रहा था जियोथर्मल एनर्जी का, तो उसमें थोड़े से कुछ अर्थक्वेक वगैरह आने लगे, तो उसको रोक दिया गया है, क्योंकि जो HDR सिस्टम जो है उसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर ले जाके एक्सप्लोजन करते हैं, तो उसकी वजह से छोटे मोटे अर्थक्वेक आने लगे, बहुत ज्यादा नहीं पर छोटे मोटे अर्थक्वेक उससे आने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इट में बी यूज्ड इन बोथ एनर्जी सप्लाई विद पावर जनरेशन एंड डायरेक्ट हीट यूज। इट इज एन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी खत्म नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ पोल्यूशन, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत कम है कंपेयर टू द कोल पावर प्लांट, लेकिन फ्री ऑफ पोल्यूशन कह सकते हैं, बहुत कम है वो। इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर, वेदर पे कोई डिपेंड नहीं करता, गर्मी हो सर्दी हो, ठीक है, दिन हो रात हो, कोई दिक्कत नहीं। मोर रिलायबल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन देन अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ये तो मतलब हाइड्रो में भी क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश वारिश कम होती है तो एनर्जी हमें कम करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमेशा जितनी रेटिंग कैपेसिटी का प्लांट बन गया उतनी हमेशा देता रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कोरोजन, क्योंकि मटेरियल्स ऐसे होते हैं उसमें अंदर हैवी मटेरियल्स कुछ मिले होते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन होता है, अर्थ का इरोजन भी होता है। केमिकल डिपॉजिट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2, ये सब अमाउंट इसमें होते हैं, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। नॉइस पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ वेल ड्रिलिंग, जब ड्रिलिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर जो है ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो नॉइसी ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। प्रॉपर रिफिलिंग ऑफ वाटर इज नेसेसरी, अगर वाटर रिफिल नहीं करेंगे तो वहां से जो ग्राउंड वाटर है उसका जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता चला जाएगा, तो प्रॉपर रिफिलिंग ऑफ वाटर की जो है इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इट कॉजेज सेटलमेंट ऑफ लैंड, तो लैंड का सेटलमेंट जो है वो भी बहुत करना जरूरी है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड है, ये एक डिसएडवांटेज है कि लोकेशन बेस्ड है, लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइफ ऑफ प्लांट इज लो कंपेयर टू द कन्वेंशनल, लाइफ थोड़ी सी जो है वो कम होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन लाइफ थोड़ी सी कम होती है, और इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लोकेशन बेस्ड है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज। तो दिस इज अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी।